नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्रामीण प्रवेश की जो हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं उसका जो सेट नंबर 13 है, यानी कि सेट नंबर जो उसका 13 है, उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेट नंबर 13 है, इस सेट में हमने कौन कौन से ग्रामीण प्रवेश के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। आइए उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न का जवाब आपको देना है कि भू अभिलेखों यानी कि भूमि अभिलेखों का नवीकरण जो है किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, आपको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तो भूमि अभिलेखों का जो नवीकरण है यह कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भूमि अभिलेखों का जो नवीकरण था वह प्रारंभ हुआ था। तो इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और भारत में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितने हेक्टेयर, यानी कि प्रति व्यक्ति जोतों का आकार आपसे पूछा जा रहा है कितने हेक्टेयर है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? भारत में जो प्रति व्यक्ति जोतों का आकार है यह कितना है? तो भारत में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार केवल 1.6 हेक्टेयर है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.6 हेक्टेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में जो स्थानीय स्वशासन था इसकी शुरुआत की गई थी 1882 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के, उस समय वायसराय था आपका रिपन, उसी के शासनकाल में जो है स्थानीय स्वशासन की जो है शुरुआत की जाती है। तथा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपन को ही माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है। तो इसका जवाब दीजिए आप। तो इसमें से आपका कौन सा सामाजिक शोध विधि की विशेषताओं में से एक नहीं है? तो इसमें आपकी जो ऑप्शन सी वाली विशेषता है यहाँ पे, सांख्यिकी विश्लेषण की कमी, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सामाजिक शोध विधि की विशेषताओं में नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सांख्यिकी विश्लेषण की कमी। बाकी जो तीनों आपके दिए गए हैं, वैज्ञानिक पद्धति, नए तथ्यों की खोज, प्रमाणों का विश्लेषण, ये तीनों आपके और सामाजिक शोध विधि की विशेषताएं हैं। लेकिन आपकी जो ऑप्शन सी वाली विशेषता यहाँ पे दी गई है, सांख्यिकी विश्लेषण की कमी, यह आपकी विशेषता नहीं है सामाजिक शोध विधि की। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और सामाजिक शोध विधि का व्यवहारिक उद्देश्य कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से व्यवहारिक उद्देश्य कौन सा है आपका सामाजिक शोध विधि का? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सामाजिक शोध विधि के अंतर्गत समस्या का समाधान किया जाता है, सामाजिक नियंत्रण इसके अंतर्गत आता है, और इसके बाद सामाजिक विघटन का निराकरण किया जाता है इस सामाजिक शोध विधि के द्वारा, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए सभी। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि यहाँ पे 4 आपको कथन दिए गए हैं ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में, इसमें से कौन सा कथन असंगत है उसको आपको छांटना है। तो आइए सबसे पहले चारों कथनों को पढ़ लेते हैं। तो ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में पहला कथन क्या दिया गया है? ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, जो कि बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन ए तो आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध उसके परिवार से होता है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा क्या दिया गया है? ग्रामीण समुदायों में जो है जनसंख्या घनत्व तो कम पाया जाता है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा क्या दिया गया है? विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है। तो आपका चौथा वाला बिल्कुल ही गलत दिया गया, असंगत कथन है, क्योंकि जो विनिर्माण का कार्य है वह विकसित अवस्था में नहीं देखने को मिलता है ग्रामीण समुदाय में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे असंगत था। तो ऑप्शन डी आप याद कर लीजिएगा।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर आपको मिलेगा, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय आपको मिलेगा लखनऊ में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन रोजगार छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य, यानी कि जो आपकी रोजगार छतरी योजना शुरू की गई थी, इसका प्रमुख उद्देश्य इसमें से कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य कौन सा है, अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। रोजगार छतरी योजना का मेन उद्देश्य था अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास करना, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काश्तकारी व्यवस्था में पट्टेदार किसानों के प्रमुख वर्ग निम्न में से कौन नहीं थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो जो काश्तकारी व्यवस्था थी उसमें जो आपका पट्टेदार किसानों का वर्ग था, उन प्रमुख वर्गों में कौन सम्मिलित नहीं होता था, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। उन प्रमुख वर्गों में आपका जो सामान्य काश्तकार था उसको सम्मिलित नहीं किया जाता था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। काश्तकारी व्यवस्था में पट्टेदार किसानों के प्रमुख वर्गों में सामान्य काश्तकारों को सम्मिलित नहीं किया जाता था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे, और यानी कि इसमें से जो प्रमुख वर्ग है उसमें से आपका जो सामान्य काश्तकार है वो नहीं थे, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। और सामान्य काश्तकार यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और जो आपका भूदान आंदोलन चलाया गया था उसकी सफलता सीमित रही, निम्नलिखित में से किस कारणों से आपको बताना है कि जो भूदान आंदोलन चलाया गया था उसकी सफलता किन कारणों से सीमित रही थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका भूदान आंदोलन चलाया गया था यह विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। विनोबा भावे के द्वारा जो आपका भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, तथा इसके अंतर्गत जो भी भूमि का वितरण किया गया था, जो भूमि दान में दी गई थी, तो दान में दी गई जो अधिकतर भूमियां थी वो जुताई योग्य नहीं थी, यानी कि जो दान में दी गई भूमियां थी वो जुताई योग्य नहीं थी। इसी कारण से जो भूदान आंदोलन की सफलता थी वह सीमित रही, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जुताई योग्य भूमि का जो विवरण मतलब वितरण था ना होना, आप इसे याद कर लीजिएगा, विवरण की जगह वितरण होगा। इसी कारण से जो आपका भूदान आंदोलन था वह सीमित रहा, तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। जो भूदान आंदोलन आपको चलाया गया था इसके अंतर्गत जो भी भूमि दान में दी गई थी, तो दान में दी गई भूमियों में जो अधिकतर भूमियाँ थी वह जुताई योग्य नहीं हुई। इसी कारण से जो आपका भूदान आंदोलन था वह सीमित रहा, तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे विवरण की जगह यहाँ पे क्या होगा, वितरण होगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, और ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में ये कथन यहाँ पे दिया गया है। कथन क्या है, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई। यह कथन किसका है आपको बताना है। तो यह कथन आपको मिलेगा श्रीनिवास का। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीनिवास के द्वारा यह कहा गया था कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई हैं, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए जो 20 सूत्री कार्यक्रम को शुरू किया गया था उसके लक्ष्य मतलब कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए थे आपसे पूछा जा रहा है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्य क्या क्या थे आइए देख लेते हैं। ग्रामीण निर्धनता का निवारण करना पहला लक्ष्य था। सबके लिए स्वास्थ्य ये दूसरा लक्ष्य था। पर्यावरण का संरक्षण करना यह तीसरा लक्ष्य था, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो लक्ष्य थे आपके और ग्रामीण विकास के लिए जो 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे उसमें सम्मिलित किए गए थे, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सामुदायिक विकास योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था। तो आप याद कर लीजिएगा सामुदायिक विकास योजना के प्रमुख उद्देश्यों में क्या शामिल था, और ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना पहला बिल्कुल सही है।
ग्रामीणों के मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना दूसरा भी सही है। व्यक्तित्व विकास करना तीसरा भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही है। ये प्रमुख उद्देश्य थे आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम के। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। आपका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था यह 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था। तो ये वर्ष भी आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर 1952 को आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। हाल ही में सुपोषित माँ अभियान कार्यक्रम के तहत किसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका सुपोषित माँ अभियान था, इसके तहत बच्चों को, महिलाओं को और माताओं को, जो स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं, उन सभी को जो है पर्याप्त पोषण उपलब्ध करवाने की बात कही गई थी सुपोषित माँ अभियान के तहत। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी कि बच्चों को, महिलाओं को और जो माताएं हैं, वैसी माताएं जो स्तनपान कराती हैं, उनको पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराया जाएगा सुपोषित माँ अभियान के तहत। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका यह जो सुपोषित माँ अभियान था इसको शुरू कब किया गया था? 1 मार्च 1920 को। 1 मार्च 2020 को यहाँ पे होगा। तो 2020 को 1 मार्च 2020 को राजस्थान के कोटा से, कहा तो राजस्थान के कोटा से हमारे जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी, इन्हीं के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, जिसका नाम था सुपोषित माँ अभियान। वर्ष आपको याद रखना 1 मार्च 2020। जगह कहाँ की थी? तो राजस्थान की कोटा। और किसने शुरू किया था? तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा इसको शुरू किया गया था 1 मार्च 2020 को। तो इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फर्टिगेशन और सिंचाई विधि की खोज कहाँ से मानी जाती है, आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। तो फर्टिगेशन, सिंचाई की यह जो आधुनिक विधि है, इसकी खोज मानी जाती है इजराइल से। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस विधि के तहत किया क्या जाता है? तो आपकी जो फर्टिगेशन की विधि होती है, इसके द्वारा जल के साथ जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो आपके उर्वरक होते हैं, उनको भी मिलाकर सिंचाई की जाती है। तो इसे आप याद करें कि जल के साथ, एक ही साथ जल में जो फर्टिलाइजर, जो आपके उर्वरक होते हैं, उनको एक साथ मिलाकर ही सिंचाई की जाती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसी विधि को हम फर्टिगेशन विधि के नाम से जानते हैं और इस विधि की जो खोज है वह इजराइल से मानी जाती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जो कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम था, इसको जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा 5वीं, तथा इसका प्रारंभ का वर्ष क्या था? प्रारंभिक वर्ष 1974-75 था। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना, काफी ज्यादा यह इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वृहद स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, आपसे पूछा जा रहा है। वृहद स्तर पर यहाँ पे जैविक कृषि की बात हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो वृहद स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना था आपका क्यूबा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। क्यूबा जो था यह विश्व का पहला देश था जिसने वृहद स्तर पर, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पर जैविक कृषि को अपना लिया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्यूबा। अगला प्रश्न आपके सामने है। पश्चिमी घाट में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसका स्थानीय नाम आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता होगा भारत में स्थानांतरित कृषि का प्रचलन है। इन स्थानांतरित कृषियों का अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। तो यही चीज़ आपसे पूछी गई है कि जो पश्चिमी घाट में, जो वेस्टर्न घाट हमारे हैं, वहाँ पे जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसका स्थानीय नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम क्या है? तो कुमारी होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। पश्चिमी घाट में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसका स्थानीय नाम होता है कुमारी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। वहीं जो झूम कृषि की विधि यह आपको मिलेगी कहाँ पर? तो आपके जो पूर्वी एरियाज हमारे हैं, जो आपके हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया हैं, वहाँ पे झूम कृषि की जाती है। वहीं जो स्थानांतरित कृषि की एक विधि है बोगमा। बोगमा कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो आपकी जो बोगमा है यह मेघालय में देखने को मिलती है। यह भी एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि का एग्जाम्पल है। और इसके बाद डाहिया।
डाहिया जो आपकी स्थानांतरित कृषि की विधि है ये आपको देखने को मिलती है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये चारों आपकी स्थानांतरित कृषि की विधियां जो अलग अलग जगहों पे अपनाई जाती है, कहाँ कहाँ पे अपनाई जाती है मैंने आपको बता दिया है। इनका स्थानीय नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जो पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि होती है उसका स्थानीय नाम होता है कुमारी, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक सर्वेक्षण विधि का प्रमुख दोष यहाँ पे पूछा गया है। क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो सामाजिक सर्वेक्षण विधि होती है उसका प्रमुख दोष इसमें से कौन सा है। बहुत ही ज़्यादा यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें से सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख दोष कौन सा है? तो इसमें से अवास्तविक सूचनाएं पहला दोष है। दूसरा दोष आपका क्या हो जाएगा? निदर्शन की त्रुटि इसमें देखने को मिलती है। और इसके बाद तीसरा प्रमुख दोष कौन सा है? अमूर्त घटनाओं का अध्ययन असंभव। तो ये तीनों जो आपके दोष हैं ये आपके देखने को मिलते हैं सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। इनको आप याद ही कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, अंतर वस्तु विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो अंतर वस्तु विश्लेषण का इसमें से प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुणात्मक तथ्यों को मात्रात्मक स्वरूप देना, गुणात्मक अध्ययन को वैषयिक रूप देना, इसके बाद संप्रेषण के प्रभावशाली साधनों का विकास करना, ये तीनों प्रमुख उद्देश्य आपके देखने को मिलते हैं अंतर वस्तु विश्लेषण में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूजोतों की चकबंदी से क्या आशय है आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। तो भूजोतों की चकबंदी से आपका आशय क्या होता है? तो इसका आशय होता है गांव के बिखरे खेतों को एक जगह पर मिलाना, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गांव के बिखरे खेतों को एक जगह पर मिलाना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आपका जो स्वामित्व योजना स्टार्ट की गई थी उसके तहत 11 अक्टूबर 2020 को कितने भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए थे आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वामित्व योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को कितने भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए थे? तो टोटल 1 लाख भूमि मालिकों को जो है प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए थे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 लाख भूमि मालिकों को, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और गांव के नक्शे को क्या कहा जाता है? तो गांव के नक्शे को हम क्या कहते हैं? सजरा कहते हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सजरा जो है कहलाता है आपका गांव का नक्शा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी लैट्स के नाम से जानते हैं, इसकी घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह जो कार्यक्रम आपका था स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसको 23 दिसंबर 1993 को घोषित किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 23 दिसंबर 1993, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आज के सेट का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, केंद्र सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय उसके द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई थी? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है स्वामित्व योजना की घोषणा की गई थी अप्रैल 2020, एग्जैक्ट डेट आप याद कर लीजिएगा, 24 अप्रैल 2020 को जो है आपकी स्वामित्व योजना की घोषणा की गई थी पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर हमारा जो 13 था ग्रामीण परिवेश का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।